नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी, न्यूरोलॉजिस्ट, संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर। ये जो 22 जुलाई का दिन है, इसको हम विश्व मस्तिष्क दिवस या वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से मनाते हैं। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी वैश्विक न्यूरोलॉजी संगठन ने ये निर्णय लिया है कि इस 22 जुलाई का जो दिन है, इसे हम पार्किंसन अवेयरनेस दिवस की तरह मनाएं और जन साधारण को जागरूक करें पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में कुछ सूचनाएं दें। तो इसी संबंध में मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। पार्किंसन जो है एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजी का रोग है और बहुत सालों तक ये बीमारी चलती है, करीब करीब जीवन भर ये बीमारी चलती है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी का जो नाम है पार्किंसन, ये उस वैज्ञानिक के नाम पे है जिसने इस बीमारी का शुरुआती विवरण दिया था। तो चूंकि ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे बीमारी है, तो चाहे हम इसे हिंदी में बोलें, चाहे अंग्रेजी में बोलें, इंग्लिश में, हम इसे पार्किंसन ही कहते हैं। इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। हालांकि कुछ पुराने हिंदी के आयुर्वेदिक जो कोश हैं, उनमें कंपवात या कंपनवात नाम की एक बीमारी का उल्लेख है, जो शायद पार्किंसंस का ही उल्लेख किया है उन्होंने हजारों साल पहले। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि पार्किंसंस नामक रोग ये होता क्यों है। तो इसका कारण ये है कि हमारे ब्रेन में एक रसायन होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। ये जो रसायन है, ये हमारी सभी भौतिक शारीरिक गतिविधियों के संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन होता है और पार्किंसन के रोगी में इस रसायन की कमी हो जाती है। इस कारण से ये पार्किंसन रोग होता है। इस रसायन की कमी क्यों होती है, इसके बहुत सारे कारक हैं। कुछ तो जेनेटिक कारक हैं और कुछ एनवायरमेंटल कारक हैं। तो जो जेनेटिक कारक है, उसका अर्थ ये है कि हमारी जो उस ब्रेन की उस हिस्से की जहाँ डोपामीन होता है, उसकी कुछ अंदरूनी बनावट में ही कुछ ऐसा नुक्स है कि वो डोपामीन समय के साथ साथ डिप्लीट हो जाता है या कम हो जाता है। डिप्लीशन यानी कमी हो जाना उस एरिया। और कुछ उसके वातावरण में भी मरीज के कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उससे उनको डिप्लीशन होने में थोड़ा सा और ज़्यादा वो गतिविधि फास्ट हो जाती है और जल्दी डिप्लीट हो जाता है डोपामीन। तो जब ये डोपामिन डिप्लीट होता है, तो इसके जो है दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारी गतिविधि पे। और ये बीमारी आमतौर पे देखी जाती है 50 से 75 वर्ष के आयु वर्ग में, यानी जो मध्यम आयु वर्ग है और जो प्रौढ़ आयु वर्ग है, उसमें ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में युवा वर्ग में भी कई बार देखने को मिल जाती है। तो जब जैसे डोपामिन कम हो गया, तो हमें उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल या सामान्य गतिविधि को देखें। तो जब भी हम कोई मूवमेंट या हरकत करते हैं, तो हमें ताकत के साथ साथ एक नॉर्मल गतिशीलता, एक लोच या लचीलापन की आवश्यकता पड़ती है उस मूवमेंट को या उस हरकत को करने के लिए। और उसकी एक रेंज भी होती है कि उस रेंज में वो मूवमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी सामान्य होती हैं और एक्चुअली हमें कई बार ये खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि जो हमारी सामान्य से सामान्य गतिविधि है, वो ईश्वर ने कितनी ग्रेसफुल बनाई है और उसमें कितनी तारतम्यता होती है उस गति में। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब डोपामिन की कमी होती है तो प्रभावित हो जाती है। तो इन गतिविधियों के प्रभावित होने से क्या होता है कि एक तो हमारे हर गतिविधि धीमी हो जाती है, उस गतिविधि की ग्रेस और उसका लचीलापन कम हो जाता है। उसके अलावा जो है हमारे शरीर में कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है और ये कंपन जो है रेस्टिंग अवस्था में होता है शुरू में, और बाद में जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। और शुरू में ये केवल एक हाथ या एक पाँव में होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, हमारी चाल में परिवर्तन आ जाता है। हमारा चेहरा जो है, हमारे चेहरे में भी भाव शून्यता हो जाती है, क्योंकि नेचुरल गतिविधि, सामान्य गतिविधि नहीं हो रही। कमर झुक जाती है और कई बार ऐसा होता है कि मरीज बहुत तेज़ी से चलता है या उसका शरीर जाम हो जाता है, उसमें गिरने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। अगर हम इसको किसी उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो आप जैसे एक रोबोट को देखते हैं, तो रोबोट कैसा होता है, उसका चेहरा होता है भाव शून्य, उसके कदम होते हैं छोटे, कदम जैसे ज़मीन से चिपके हुए हों और जैसे वो अपनी परछाई का ही पीछा कर रहा हो। तो इसी प्रकार के लक्षण जो है पार्किंसंस के पेशेंट में नज़र आने लगते हैं। अब इस पार्किंसन के जो लक्षण हैं, इनसे हम कैसे, पार्किंसन रोग हमें ना हो, क्या हम इससे कुछ बचाव कर सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसे पहले से ही सावधानी रख सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे और रोग है, हार्ट का रोग है या ब्रेन का स्ट्रोक है, उसके लिए हम जानते हैं कि ये कारक महत्वपूर्ण है, सब स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है या और मोटापा है। पर पार्किंसन के लिए ऐसा कोई बहुत विशेष कारक नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो हमारा भोजन जो है बड़ा प्राकृतिक होना चाहिए।
तो हरी सब्जियां, फल, उनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इससे हमें थोड़ी मदद मिल सकती है पार्किंसंस के बचाव में। उसके अलावा हमारी शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए। योग बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा भारतीय योग दर्शन है, योग का सिस्टम है जिसमें शरीर का लचीलापन अच्छे से मेंटेन रहता है। और मानसिक गतिविधि भी अगर हम अच्छी रखेंगे तो इससे बचाव में हमें कुछ मदद मिल सकती है। अब इसका उपचार कैसे करें? मान लीजिए जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वो लक्षण आपको किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और न्यूरोलॉजिस्ट आपसे कहते हैं कि आपको सब पार्किंसन है। तो अब इसका उपचार कैसे होगा? तो उसके उपचार सामान्यतः एक लीवोडोपा नाम की दवाई से किया जाता है। ये दवाई जो है ब्रेन में जो डोपामिन कम हो गया है ये उसकी आपूर्ति करती है वहाँ जाकर। तो जैसे ये आपूर्ति करती है तो हमारे लक्षण कुछ हद तक सामान्य हो जाते हैं, हमारी गतिशीलता वापस लौट आती है। इसके अलावा कुछ और सहायक दवाइयाँ भी होती हैं जो डॉक्टर आपको अपने हिसाब से, आपको शरीर को देखकर, आपके बीमारी के लक्षण को देखकर वो आपको दे सकते हैं। अब जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है इस डोपामीन की ज़रूरत बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि शुरू में जो न्यूनतम आवश्यक डोपामीन है या लीवोडोपा है हम उतनी ही डोज लें ताकि हमारी दिनचर्या चलती रहे और हमारी आजीविका पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि जैसे ये बीमारी बढ़ेगी ये डोज बढ़ानी पड़ेगी और ये बीमारी जो है जीवन भर करीब करीब इसकी दवा चलती है। अब जैसे ये डिजीज़ एडवांस्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कई बार जो डोपामीन का जो सामान्य इफेक्ट जो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से होता है वो लीवोडोपा से आ नहीं पाता। तो लीवोडोपा के प्रभाव जो है उसमें उतार चढ़ाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी मरीज एकदम फुर्तीला महसूस करता है जिसको ऑन पीरियड कहते हैं, उसके मूवमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार वो ऑफ हो जाता है, यानी बहुत शिथिलता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ और उपाय भी हमें कर सकते हैं जिसमें हम एक तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, जिसमें हम ब्रेन में एक वायर डालते हैं और ब्रेन के संतुलन को उससे स्थापित करते हैं, या ऑपरेशन भी हो सकता है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस पार्किंसन का कोई जादुई इलाज नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ ये वीडियो सर्कुलेट किए हैं कुछ अस्पतालों ने और डॉक्टर्स ने कि इसका कोई जादुई दवा आ गई है नहीं, या ये चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। जिसको पार्किंसन हो उसको इस बीमारी के साथ जीना सीखना होता है और न्यूनतम आवश्यक डोज में बीमारी की दवा लेनी होती है ताकि उसकी दिनचर्या ठीक रहे, उसकी आजीविका ठीक रहे। और अगर फिर भी बीमारी बढ़ती है तो जो आधुनिक उपाय हैं जैसे DBS या सर्जरी, इनको अपनाया जा सकता है। धन्यवाद।